नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेट 4 की डिस्कशन को। सेट 4 में हम बात करेंगे आईटी एंड कंप्यूटर्स के बारे में। इसके पहले हम सेट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी आपके सामने ला चुके हैं। सेट 1 में इसरो के मिशंस की बात की गई थी, सेट 2 में नासा के मिशंस की बात की गई थी और सेट 3 में हमने बायोटेक के साथ जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स थे उनको कवर किया था। सेट 4 में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स के साथ जुड़ी हुई करंट अफेयर्स को। राइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज माई ट्विटर हैंडल अनिरुद्ध_23। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसमें ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। और ये 2 कोर्सेज हैं जिनकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। ये 1 जून से स्टार्ट किए जाएंगे। 1000 MCQs हिस्ट्री के और 1000 MCQs पॉलिटी के हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए सहायक हो सकते हैं। राइट, स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने सेम अप्रोच फॉलो की है जो हमने अभी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉलो की है। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के बेसिस पर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सेटअप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो NIC ने ये कहाँ पे सेटअप किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ये नया सेंटर बनाया जा रहा है और ये NIC के द्वारा बनाया जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सेटअप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन एज अ सर्विस एंड अलाउिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड रिसोर्सेज। तो ये ब्लॉकचेन को एक तरीके की सुविधा की तरह, एक तरीके की सेवा की तरह सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट जहां पर भी ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो सकता है वहां पर ये किया जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी हेल्प करेगा। न्यू एंड प्रीवियसली अनफोर्सीन एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन इन द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द ई गवर्नेंस सिस्टम्स। देखिए, ब्लॉकचेन का जो फायदा है ये कई सारे क्षेत्रों में होता है। सबसे पहले जो आपको बिटकॉइन का टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो जो आपकी बेसिकली क्रिप्टो करेंसी कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है ब्लॉकचेन का, कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन आपने एक बार कर ली है, लेन देन की जो भी ट्रांजैक्शन इसमें एक बार हो चुकी है, वो ब्लॉकचेन के अंदर फीड हो जाती है। उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको मॉडिफाई भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि इफ़ यू आर यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो अभी जो भी कंपनीज़ हैं वो ट्रांजैक्शंस के लिए मान लीजिए किसी और के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन की सर्विस को इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसके बेसिस पर उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम अब नहीं सहनी पड़ेगी। Alright, so blockchain removes the need for using a trusted third party such as a bank to make a transaction by directly connecting the customer and the suppliers. तो आपका एक बायर है और एक सेलर है, दोनों के बीच में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो लग चुकी है, तो ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ट्रांजैक्शन हो सकती है। Each transaction is recorded to the ledger after verification by the network participants, mainly a chain of computers called nodes. यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट की गई, ट्रांजैक्शन P2P नेटवर्क में आई, P2P नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ट्रांजैक्शन को बाकी ट्रांजैक्शन के साथ कंबाइन किया जाएगा और उसके बाद ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया, डेप्थ में नहीं गए हैं हम। उसका एक रीज़न है, आपको डेप्थ में नहीं जाना, आपको केवल इतना जानना है ब्लॉकचेन अपने एग्जाम के लिए काम कैसे करता है। ठीक है, बहुत ही ब्रीफली किन किन क्षेत्रों में इसकी जो है फ़ायदे हो सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकते हैं। डिजिटल आईडीज़ में हो सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर भी हो सकते हैं। IoT में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि स्मार्ट बल्ब्स IoT का पार्ट है, स्मार्ट कार्स जो है वो IoT का पार्ट है कि आप अपने घर से बैठे बैठे जो है वो अपनी गाड़ी का AC ऑन कर सकते हैं, अपनी गाड़ी से बैठे बैठे घर का AC या घर का गीज़र ऑन कर सकते हैं, घर की लाइट्स को बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने चले गए हैं और अपने घर का जो बिजली है उसको बंद करना भूल गए हैं, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको वो अलाउ करेगा कि आप वहाँ से बैठ कर भी अपने घर की जो बिजली है उसे ऑपरेट कर पाएंगे।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं IoT के अंदर, ठीक है। उसके बाद रियल एस्टेट में भी कहा जाता है इसका हेल्पफुल होगा। जहाँ पर भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होनी होती हैं वहाँ पर ब्लॉकचेन जो है वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसमें लॉजिस्टिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप मानी जाती है। लॉजिस्टिक्स यानी कि कोरियर डिलीवरी वगैरह में, सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे माने जाते हैं। तो ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है जिसके बेसिस पे कहा जाता है ये चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। नेक्स्ट, Government of India inked pact with which company for undertaking a pilot study to utilize artificial intelligence and weather technology solutions in agriculture? भारत की सरकार ने एक समझौता किया है, एक अग्रीमेंट किया है with which company to utilize the artificial intelligence in agriculture, ठीक है। सही जवाब है IBM। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्ड पैक्ट विद IBM फॉर अंडरटेकिंग पायलट स्टडी इन एग्रीकल्चर। AI में बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे खेती बाड़ी के लिए, कृषि के लिए, ठीक है। AI में बेसिकली आप क्या करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं वो वाले काम करने के लिए जो कि एक मानव या एक मनुष्य कर सकता है। It is the ability of machines to perform cognitive tasks such as thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making and execute tasks in real time situations, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये वो वाले काम कर सकता है जिसमें आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट हो, वो वाले काम AI भी कर सकता है, ठीक है। इट एनकम्पसेस मशीन लर्निंग वेयर मशीन्स कैन लर्न बाय एक्सपीरियंस एंड एक्वायर स्किल्स विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि बताए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल आपको काफ़ी सिंपल आएगा कि इसका जो उपयोग है वो किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। सो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आप इसमें मान के चलिए एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है या नॉर्मल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, या फिर मान लीजिए एकेडमिक्स है, ठीक है, R&D है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद ऑटोमोटिव्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जहाँ पर AI का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ई-कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी, फाइनेंस, गेमिंग। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अगेन इसके ऊपर भी बहुत काम चल रहा है, भारत में भी धीरे धीरे ये पकड़ ले रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रेज 2020 के बारे में। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 मीटिंग टू यूज़ AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी कि किस तरीके से हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। ये मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की थी? इस मीटिंग का नाम था रेज 2020। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। MIT ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। It is a global meeting of minds to use AI for social empowerment, inclusion and transformation in key areas such as healthcare, agriculture, education, smart mobility among other sectors. ये MIT के द्वारा चलाई गई थी इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। तो यहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को भी और अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था ये मीटिंग को चलाने के लिए। नेक्स्ट, which is the first country in the world to issue biometric seafarer identity document capturing the facial biometric data of seafarers? यहाँ पर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने BSID को सबसे पहली बार लॉन्च किया है? ये कंट्री है, पहली कंट्री है दुनिया में, ये कंट्री है इंडिया। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस। सीफरेयर्स बेसिकली होते हैं नाविक, ठीक है। वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा समय जो है वो सी में बिताते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को सीफरेयर्स कहा जाता है। इनके लिए BSID लॉन्च कर दी गई है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू BSID कैप्चरिंग द फेशियल बायोमेट्रिक डेटा ऑफ सीफरेयर्स। इसकी डायमेंशंस एक स्मार्ट ID कार्ड की तरह है। इट इंट्रोड्यूसेस मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स लाइक एन एम्बेडेड बायोमेट्रिक चिप एज वेल एज ऑप्टिकल सिक्योरिटी फीचर्स सच एज माइक्रो प्रिंट्स और माइक्रो टेक्स्ट। ये जो हमने आइडेंटिटी अभी लॉन्च की है, दिस इज़ इन कन्फर्मेशन विद द कन्वेंशन नंबर 185 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भारत ने इस कन्वेंशन को साइन किया था, रेटिफाई किया था 2015 में, और उसके बाद हमने उसी के चलते इस ID को लॉन्च कर दिया गया है। इस ID को बनाया किसने है? CDAC ने बनाया है बॉम्बे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि बॉम्बे में है, उसने इस ID को बनाने में सहयोग दिया है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज इज टेकिंग अप RFID Radio Frequency Identification Project, which aims to automatically and accurately track and trace the rolling stock. All the rolling stock, which includes coaches and wagons, will be fitted with RFID tags by which year? तो भारत की जो रेल है
वो एक नया स्टेप ले रही है, नया कदम ले रही है। सभी अपने कोचेज़ और वैगन्स के ऊपर RFID जो है वो लगाए जाएंगे। ये किस साल तक का टारगेट रखा है इन्होंने रखा है 2021 तक का टारगेट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट माना जा रहा है, ये इनकी बेसिकली सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। RFID का प्रोजेक्ट है, उनको ट्रैक कर पाएंगे, उनकी ट्रेसिंग कर पाएंगे, जो भी सामान इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल हो रहा है, जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। RFID project has been undertaken under the Make in India initiative by Center for Railways Information Systems। मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है ये, और ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अक्सर कभी होता है सामान गुम गया, सामान मिसप्लेस हो गया है, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए RFID टैग्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हार्ट मेड फ्रॉम ह्यूमन सेल्स। बहुत बड़ी ये बेसिकली एक प्रयोग था जिसमें सफल हुआ है इज़राइल, ठीक है। इन्होंने 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल से एक ह्यूमन हार्ट तैयार कर लिया है यूजिंग द ह्यूमन सेल्स। इज़राइल इसमें पहला देश बना है। 3D प्रिंटिंग होता क्या है? 3D प्रिंटिंग एक एडिटिव प्रोसेस है। 3D प्रिंटिंग को लेके UPSC पहले भी बहुत बार सवाल पूछ चुकी है। ये एक एडिटिव प्रोसेस है वेयर इन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो एक 3D प्रिंटर होता है, बेसिकली जो भी आपको सामान चाहिए, ठीक है, वो सामान आप उस 3D प्रिंटर में डाल देते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल प्रिंट में इंक डालते हैं पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए, 3D प्रिंटर में जो भी आपको सामान चाहिए आप वो उसका इनपुट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको कमांड देते हैं, फिर वो वैसे को वैसे उसको प्रिंट आउट करता है, ठीक है। 3D, लेकिन इसमें जो चीज़ निकल के आती है वो 3D होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। ये इजराइल ने प्रिंट किया था यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, which uses materials such as plastics, metals, etc. to convert the products on computer-aided design to real 3-dimensional items. It allows the creation of lighter, more complex designs. इसका कहा जाता है 3D प्रिंटिंग के कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कई सारी जगह पे इसका फ़ायदा हो सकता है 3D प्रिंटिंग का, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम टेक्नोलॉजी है जो अभी अगेन पिकअप कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब 2 सवाल हम बात करेंगे जिसमें कि एक पर्टिकुलर राज्य की पुलिस काफ़ी आगे आई है, और ये पहले वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विच स्टेट पुलिस हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशलाइज्ड डार्क नेट लैब इन साइबर डोम। कौन सी राज्य की पुलिस है जिसने एक स्पेशलाइज्ड डार्क नेट लैब बनाई है साइबर डोम में? सही जवाब है केरला पुलिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। केरला पुलिस ने एस्टैब्लिश किया है डार्क नेट लैब इन साइबर डोम एंड 4 ऑफिसर्स हैव बीन ट्रेन्ड एज डार्क नेट एनालिस्ट टू मॉनिटर दीज एक्टिविटीज़। इसमें होगा क्या, देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ये पूरा का पूरा ये एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक तरीके से सी लेवल इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, सी लेवल हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, वैसे ही पढ़ सकते हैं आप, इसको समझ सकते हैं। सी लेवल के ऊपर जो है इसे कहा गया है सरफेस वेब, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो हर किसी को एक्सेसिबल हैं। फॉर एग्जांपल कई सारी वेबसाइट्स हैं, इसमें फेसबुक है, गूगल है, विकीपीडिया है, ब्लॉग है, ई-कॉमर्स है, यूट्यूब है। आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसे सरफेस वेब कैसे कहते हैं, इसे कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। एक चीज़ होती है डीप वेब, ठीक है। डीप वेब के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ें एक्सेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर अक्सर एन्क्रिप्शन लगाई जाती है, अक्सर कुछ ना कुछ पासवर्ड लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अक्सर डीप वेब में होती हैं। फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग है, तो आप नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेस अपने अकाउंट को आप केवल खुद ही कर सकते हैं अपने पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं जिसमें आपको कुछ पासवर्ड चाहिए होते हैं एक्सेस करने के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, विकीपीडिया का भी एक हिडन पेज है, प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, प्राइवेट फोरम्स हैं, ऐसी और कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको एनक्रिप्टेड होता है, वो एक्सेस करने के लिए कुछ पासवर्ड चाहिए होता है। इसके बाद आती है एक चीज़ जिसे कहा जाता है डार्क वेब। डार्क वेब में क्या होता है, डार्क वेब बेसिकली इसमें आती हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल टॉर, फॉर एग्जांपल एनोनिमस चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल सिल्क रोड, ये ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको कि एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। केरला की पुलिस ने एक ऐसी टीम बिठाई है, डार्क नेट करके टीम बिठाई है साइबर डोम में, जो कि डार्क नेट बेसिकली डार्क वेब को एक्सेस करेगी। Is that part of the internet which cannot be accessed through traditional search engines, for example Google, nor is it accessible by normal browsers like Chrome or Safari।
तो क्रोम और सफारी यहाँ पे काम नहीं करते, गूगल भी यहाँ पे काम नहीं करता। ये उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए डार्क वेब की एक टीम बिठाई गई है। द कंटेंट ऑन डार्क नेट इज़ एनक्रिप्टेड, ठीक है, वहाँ पर कंटेंट भी एनक्रिप्टेड होता है। देखिए अगेन, कंटेंट आपका डीप वेब में भी एनक्रिप्टेड होता है और डार्क नेट में भी एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? डीप वेब वाला कंटेंट जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास पासवर्ड है, लेकिन इसको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए टीम बिठाई गई है। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये असल में डार्क वेब भी जो है ये पूरा का पूरा, इस पूरे को भी हम डीप वेब कह सकते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे पार्ट को भी डीप वेब कहा जा सकता है। डीप वेब का ही एक पार्ट है डीप वेब जो कि एक्सेसिबल है, और डीप वेब का ही दूसरा पार्ट है डार्क वेब जो कि नॉट एक्सेसिबल है, ठीक है। इस चीज़ के लिए केरला की पुलिस ने यहाँ पे टीम बिठाई है। इंटरेस्टिंग, राइट? सेकेंडली, विच स्टेट पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन द कंट्री टू यूज़ अ रोबोट नेम्ड KP बॉट, ठीक है, जिसको रैंक SI का दिया है, सब इंस्पेक्टर का, फॉर द पुलिस वर्क? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है केरला पुलिस। केरला पुलिस ने यहाँ पर एक बॉट बिठाया है जो कि पुलिस का काम करेगा। इसको KP बॉट के नाम से बोला गया है, ठीक है, केरला पुलिस बॉट के नाम से ही बोला गया है। केरला पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन द कंट्री टू यूज़ अ रोबोट नेम्ड KP बॉट फॉर पुलिस वर्क. It will be deployed to perform duties of the front office of the police headquarters, which means it will receive visitors and direct them to different places as and when required. For example, आप मान लीजिए हेडक्वार्टर में जाते हैं और आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है कि मुझे इस पर्टिकुलर रूम पे जाना है, इस पर्टिकुलर इंसान से मिलना है, तो ये बॉट आपको वैसे गाइड कर देगा। उस हिसाब से जो पुलिस वर्क है वो कम हो जाएगा और बॉट आपके काम को आसान कर रहा है। राइट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी 5G टेक्नोलॉजी? 5G का टेक्नोलॉजी कहा जाता है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, इसमें से कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दी 5G टेक्नोलॉजी? 5G हैज़ हाई लेटेंसी दैन 4G. 5G data speed is faster than 4G. 5G has high connection density than 4G. All of the above are correct. इसको देख लेते हैं करेक्ट से। 5G डेटा स्पीड इज़ फास्टर, ये तो हमें मालूम है, ये तो करेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 5G हैज़ हाई कनेक्शन डेंसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। 5G बहुत सारे कनेक्शंस को एक साथ हैंडल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू 4G, ठीक है। 5G हैज़ हाई लेटेंसी दैन 4G, ये यहाँ पे गलत है, इसीलिए यही आपका सही जवाब होगा। ये आपका होगा इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज 5G की लेटेंसी जो है वो कम होती है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5G में आपको कनेक्शन करने में, किसी और से आपको फ़ोन लगाना है, आपको कनेक्शन करने में 5G में जो लेटेंसी का टाइम है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू 4G। बाकी सब इनफैक्ट ये फ़ायदा ही है, इसीलिए इसको बेटर माना जाता है, ठीक है। तो ये नुकसान नहीं है, ये केवल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया था। तो लेटेंसी जो है यहाँ पर इसकी कम होती है, डेटा ट्रैफिक ज़्यादा हैंडल कर सकता है। ये पीक डेटा रेट भी इसका बहुत ज़्यादा है, 20 GB पर सेकंड का जा सकता है, यहाँ 1 GB पर सेकंड जाता है। अवेलेबल स्पेक्ट्रम भी इसमें जो है वो ज़्यादा है, और कनेक्शन डेंसिटी तो इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी 100,000 है और इसकी है 1 मिलियन, तो इसकी 1 लाख है, ठीक है, और इसकी 10 टाइम्स है, यानी कि 10 लाख की इसकी कनेक्शन डेंसिटी है। तो काफ़ी फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू 4G 5G में। नेक्स्ट फास्टैग के बारे में बात कर लेते हैं। फास्टैग बहुत चर्चा में था पिछले साल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फास्टैग एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड फास्टैग इज़ करेक्ट? क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट इनकरेक्ट वाली अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। फास्टैग यूजेस RFID टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। फास्टैग जो है वो RFID टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। RFID टेक्नोलॉजी हैज़ 1 वे कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। RFID टेक्नोलॉजी जो है वो केवल 1 वे कम्युनिकेशन है। आप अगर गाड़ी लेके जाते हैं टोल के ऊपर तो वो आपके डेटा को पढ़ता है, आप उसके डेटा को नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। वो क्या है, फास्टैग में केवल इस चीज़ का प्रावधान है कि जो वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है वो आपके गाड़ी में फास्टैग के डेटा को पढ़ेगा। फास्टैग इज़ वैलिड फॉर 5 years, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग के टाइम पे ये 5 साल की वैलिडिटी के लिए ही दिए गए हैं। हेंस ऑल दी अबव आर करेक्ट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फास्टैग के बारे में। फास्टैग जो है वो RFID के ऊपर ही चलता है एंड इज़ फिक्स्ड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल वंस एक्टिव। विंड स्क्रीन पे लगाया जाता है, आगे वाली स्क्रीन पे। 5 साल के लिए एक्टिव होगा। वैसे तो 2016 में इसकी रोलिंग आउट शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक ये जो है कंप्लीट रोलिंग आउट नहीं हुई है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन कौन है? IHMCL के साथ NPCI, इन दोनों ने मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट किया है। इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि NHAI के अंदर ही काम करती है,
और NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये वही कंपनी है जिसने भारत में रुपे कार्ड को जन्म दिया. दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम. फास्टैग इज प्रेजेंटली ऑपरेशनल एट बोथ नेशनल एंड द स्टेट हाईवेज. यहाँ पे देख सकते हैं आप RFID में जो कम्युनिकेशन है वो 1 वे होती है और मैक्सिमम कवरेज रेंज 3 मीटर की है, उससे ज़्यादा नहीं है. नेक्स्ट, विच IIT डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर अजीत. अजीत बनाने वाली IIT कौन सी है? IIT बॉम्बे सही जवाब है. ठीक है, यहाँ पर IIT बॉम्बे ने कंट्री का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर अजीत को डेवलप किया. मीडियम साइज प्रोसेसर है. ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इनसाइड अ सेट टॉप बॉक्स एज अ कंट्रोल पैनल फॉर ऑटोमेटिव सिस्टम्स इन अ ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर और इवन द रोबोटिक सिस्टम्स. कई जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है. इससे भारत का जो निर्भरता है इम्पोर्ट्स के ऊपर वो कम हो जाएगी. तो भारत जो है जल्दी से सेल्फ रिलायंट बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आत्मनिर्भर बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में. फर्दर, विच कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट वॉइस ओवर वाईफाई. ये काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा, अपने फ़ोन्स में आता भी है अक्सर. ये कंट्री है भारती एयरटेल. ठीक है, अभी तक आपने VOLTE का नाम सुना होगा, लेकिन VOLTE में भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप गए हैं वहाँ पर नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है. जब LTE ही अवेलेबल नहीं है तो VOLTE कैसे काम करेगा? भारती एयरटेल ने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी रेवोल्यूशन लेकर आया है वो कि वो VO वाईफाई यानी कि वॉइस ओवर वाईफाई, अगर नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं होगा तो वॉइस ओवर वाईफाई की टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बात कर सकते हैं. वेरी सिमिलर टू जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉलिंग करते हैं. ठीक है, तो ये व्हाट्सएप कॉलिंग के बराबर ही है, लेकिन व्हाट्सएप कॉलिंग भी नहीं है ये, तो उसके बराबर है ये. नंबर टू नंबर कॉल करेंगे आप, नॉर्मल कॉल होगी, वॉइस ओवर वाईफाई होगा ये. ठीक है, रिसेंटली भारती एयरटेल इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट वॉइस ओवर वाईफाई. It is a Wi-Fi-based voice over Internet protocol service, allows users to make high-definition voice calls using Wi-Fi even in places with poor or no network. ठीक है, इसमें जो कनेक्शन का टाइम है यानी कि जितना टाइम आपको लगता है किसी को कॉल करने में वो काफ़ी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू LTE. VOLTE से भी फास्टर है इसका कनेक्शन का टाइम. आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना है, जो ऑलरेडी आप शुल्क दे रहे हैं वही देना है, बस ये केवल वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा. ठीक है, VO वाईफाई सर्विस डज नॉट नीड एनी सेपरेट ऐप और अ न्यू नंबर और एनी लॉग इन टू वर्क. ऑल्सो आपको बता दूं, जब आपके फ़ोन में यू आर कॉलिंग यूजिंग वाईफाई तो ऐसा नहीं कि आपको अपने फ़ोन का वाईफाई भी ऑन करना है. ठीक है, ये वाईफाई बेस्ड सर्विस जो है ये एयरटेल दे रही है, इसमें आपको अपने फ़ोन का वाईफाई इंस्टॉल नहीं करना है, ऑन नहीं करना है. It is very similar to voice call using WhatsApp or any other over-the-top messaging platform, but here the call is from one number to another and not using an app. कोई ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, नॉर्मल कॉलिंग ही हो रही है, बस आपकी कॉलिंग को बेहतर करने के लिए VOLTE की जगह VO वाईफाई होगा. नेक्स्ट, GDPR, General Data Protection Regulation of which country or organization allows cross-border movement of data but requires destination country to have stringent cyber security rules. देखिए जो GDPR के रूल्स हैं काफ़ी समय से ये न्यूज़ में हैं और ये ऑलरेडी UPSC भी एक बार सवाल पूछ चुकी है कि ये किसने शुरू किए थे. तो GDPR के जो रूल्स हैं ये शुरू किए गए थे यूरोपियन यूनियन के द्वारा. आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन का ये फ्लैग भी है और इसी के अंदर है GDPR. ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पे सही जवाब है. बेसिकली होता क्या है GDPR में, यूरोपियन यूनियन अपने नागरिकों के डेटा को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है. ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि यहाँ पर डेटा के साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसयूज़ हो, डेटा की लीक नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्राइवेसी को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है. तो ये इन चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ पर GDPR के जो रूल्स हैं, जो नियम है वो निकाले थे. इसमें क्या है, इन्होंने कुछ चीज़ें और भी ऐड की हैं. तो सबसे पहले तो इन्होंने ये इंश्योर किया है कि डेटा की कुछ लीक ना हो और डेटा की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन की जाए. ठीक है, इसमें लेकिन इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज अलाउ किया है कि आप क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ डेटा जो है वो अलाउ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मान लीजिए एक कंट्री है A, दूसरी कंट्री है B. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेटा जा रहा है, लेकिन तभी ये अलाउड है यदि B में जो साइबर सिक्योरिटी के नियम है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं. यानी कि डेटा अगर किसी और कंट्री में जा रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल या बद इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. उसी के चलते हम ये अलाउ कर सकते हैं. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है डेटा की मूवमेंट. इसी के विपरीत कॉन्सेप्ट है डेटा लोकलाइजेशन का. डेटा लोकलाइजेशन क्या कहता है कि अगर किसी भी कंट्री के लोगों का पर्सनल डेटा है वो उस कंट्री से बाहर नहीं जाएगा.
ठीक है। तो यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन के विपरीत जाके जीडीपीआर ने इसको अलाउ किया है, प्रोवाइडेड कि जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ पर स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी रूल्स होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट द पर्सनल डेटा ऑफ अ कंट्रीज रेजिडेंट्स should be processed and stored in that country. It may restrict flow entirely or allow for conditional data sharing or data mirroring. ठीक है, यहाँ पर जो ये है बेसिकली डेटा लोकलाइजेशन के अंतर्गत ही कंडीशनल डेटा शेयरिंग का प्रावधान रखा गया है, जिसके चलते ये डेटा को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। डेटा मिररिंग भी होती है कि डेटा को आप मिरर भी कर सकते हैं। अगर कोई और कंट्री चाहती है तो वो दूसरी कंट्री के डेटा को मिरर भी कर सकती है। अगेन वो भी कंडीशनल है, यानी कि शर्तों के ऊपर वो लागू करेगा, शर्तों के ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर भारत का इस पे क्या स्टैंड है? आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन को लेके एक दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये दिशा निर्देश 2018 में ही दे दिए थे कि हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा जो है वो भारत के बाहर जाए, ठीक है। स्पेशली जो भी यहाँ पे डेटा है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल पेटीएम जैसे लोग हैं या फिर मास्टर कार्ड, वीज़ा जैसे लोग हैं, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं डेटा इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि आरबीआई ने अगर कोई कंट्री बोलती है कि हमें डेटा मिररिंग करने दो, जो डेटा आपके अंदर बन रहा है आपकी कंट्री में उसकी मिररिंग करने दो, ठीक है, मिरर करने दो उसको, वो भी अलाउड नहीं है, फिलहाल तक अभी अलाउड नहीं है, राइट। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आई होप आपको कुछ चीज़ें से यहाँ पे समझ आई होंगी। थोड़ा सा कठिन होता है अक्सर आईटी और कंप्यूटर्स के टॉपिक्स, बट एक दो बार देखेंगे डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।